मैं हरियाणा की तो बेस्ट स्मैशर थी। स्मैश गर्ल मुझे कहते थे। सारे हरियाणा वाले बोले कि जीरो पर हारा थी कति, इंडिया की टीम मारे हरियाणा की छोरी नहीं बचा दी जीरो तोड़ दी। और जो ऐश आराम से भाई अपनी हर शहर में कोठी है हरियाणा के राजनेताओं की, कोई ऐसा शहर नहीं बच रहा। 78 साल की आज़ादी के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कम से कम वो तो अधिकार मिलना ही चाहिए। जात धर्म या मतलब जो पावर में है भाई, जिनका आगे पाछा 10-10 गाड़ी अंडे हैं, वो नेता बन सके हैं, इसको छोड़ देना चाहिए। हम नमस्कार, मेरा नाम है सतसिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। हरियाणा की राजनीति का एक सच ये है कि हम कास्ट के हिसाब से वोटिंग करते हैं। पैटर्न यही सामने आए, लेकिन हरदम ऐसा नहीं होता। अगर सही कैंडिडेट हो और सही मुद्दे हो तो लोग कास्ट के परे होकर भी वोट करते हैं। मैं आज आपको एक ऐसे विधानसभा चुनाव में रोहतक से विधानसभा के ये प्रत्याशी हो सकते हैं, किस पार्टी से होंगे और क्या इनके मुद्दे होंगे, और ये राजनीति में असेंबली चुनाव में अपना डेब्यू भी कर सकती हैं। जगमती सांगवान मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा मैडम, आपकी जो पहचान है ना वो सभी जानते हैं। आपको देखते ही आपको रोड पर प्रोटेस्ट करते हुए देखा होगा, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के इश्यूज़ को लेकर के। ऐसे मुद्दे जो जनरल पब्लिक को इफ़ेक्ट करते हैं वो, और 99.9 मुद्दे ऐसे होते हैं आपका शायद डायरेक्ट सरोकार कभी नहीं होता। एज ए सोसाइटी तो होता है, लेकिन वैसे पानी का इशू है तो आपकी कॉलोनी में, आपके घर में तो पानी आ रहा है, लेकिन दूर दराज कहीं गरीबों को पानी नहीं मिल रहा, या ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये तो सब हम जानते हैं इसके बारे में, लेकिन आप ऐसा क्यों करते हैं? आराम से ज़िंदगी जिए, बाकी सभी भी तो जी रहे हैं। देखिए सत्सिंह, मैं असल में बुटाना गांव से मैं संबंध है मेरा। मैं बुटाना की हूँ। और वहाँ पे जब हम पढ़ते थे, वहाँ हमारे जो भाई थे वो सब वॉलीबॉल खेलते थे सुबह शाम, और हम गोबर पानी करते, और हालत ये थी कि हम खड़े होके वो खेल देख भी नहीं सकते थे। तो हमें बड़ी मतलब मलाल रहता था कि भाई ठीक है, घर के काम, खेत के काम तो होने चाहिए, पर थोड़ा सा है ना खेल कूद का मौका हमने भी मिलना चाहिए। तो फिर हमारे स्कूल में एक टीचर आई, हिंदी की टीचर थी वो, फूलवती जी, और वो फिर हमारे गांव की पहली सरपंच भी बनी। उन्होंने खेल शुरू करवाया वहाँ पे, और हम मतलब इतनी मेहनत करी हमने, हमारी टीम ने, कि हरियाणा में पहले ही साल पहले और दूसरे नंबर पे आ गए। लेकिन जब हायर एजुकेशन के लिए जाने का जब सवाल आया 10वीं के बाद, तो ज़्यादातर खिलाड़ियों के घर वालों ने, जो मेरे से भी अच्छा खेलती थी, तो उनको जो है मतलब पढ़ाई से हटा के और उनकी शादियां कर दी। तो हमारी वो जो टीम टूटने का मलाल था। और फिर मैं बाहर गई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ था। मैं भी इसलिए पढ़ पाई कि मेरा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन कोटा में फ्री में एडमिशन हो गया। कहाँ एडमिशन हुआ आपका? मेरा स्पोर्ट्स कॉलेज था हरियाणा में, जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बनाया गया था। 20 सीट होती थी, और वो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कैंपस पे लोकेटेड था। तो वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ, और उसकी वजह से टर्निंग पॉइंट वो साबित हुआ मेरे लाइफ में। और वहाँ से मुझे ये लगा कि भाई मैं अगर कुछ भी जीवन में थोड़ा बहुत पहचान बनी, तो ये जो हमारी महिलाएं हैं, जिनकी प्रतिभाएं मतलब हम किल हो जाती हैं, ऐसे जिनके सपने बिखर जाते हैं, मतलब उनके लिए मैं काम करूंगी। कई जैसे बात करते करते वो आपका वो सोशल एक्टिविस्ट वाला मोड ऑन हो जाता है, ऑन एंड ऑन। मैं ये पूछा, करड़ कहाँ से, यानी कि जब आप कॉलेज में गए, एचयू में गए, स्पोर्ट्स कोटा से गए, खेला, इंटरेक्शन हुआ, आपका एक्सपोजर हुआ, तो तब दिमाग खुला, तब दुनिया का पता लगा और वहाँ आप ग्रूम हुए? बिल्कुल आप सही इशारा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी कैंपस पे जो जाने का मौका मिला, तो मानसिक रूप से भी उन मतलब मुद्दों के बारे में समझना, तो वो आपके अंदर एक तरह का अलग आत्मविश्वास का स्तर
पैदा करता है। तो वहाँ पे बहुत डिबेट्स, बहुत तरह के विचारों के मेले थे यूनिवर्सिटी कैंपस पे, और हम उनके बीच में थे वहाँ पे। तो उससे जो मानसिक भी ग्रोथ होने का मौका मिला, और शारीरिक रूप से, क्योंकि हम खेलों में थे और हमने अपने माँ बापों को सबको मतलब मेहनत करते खटते हुए देखा था। तो इस वजह से ये कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, मानसिक और शारीरिक मतलब विकास के साथ जो है, थोड़ा सा ये हौसला हिम्मत है कि भाई अपनी जायज़ बात के लिए मतलब बिल्कुल अड़ जाना चाहिए इंसान को, और ये देश और ये समाज ये हमारा है। तो नुकसान नहीं हुआ आपको इतना कुछ, आपने ये सीखा? मेरा सवाल शुरू यहीं से किया था। रूटीन में स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन हो गया था, कोर्स करते, नौकरी लेते और अपना अच्छी तरह जीवन चलता, लेकिन आपने मुश्किल वाला पाथ चूज़ किया। हाँ हाँ, आम तौर पे पूरे हरियाणा के समाज के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पे आसान आसान रास्ते अपनाए जाते हैं, आत्म विकास के भी और सामाजिक कार्यों के भी, राजनीति के भी। लेकिन जब हमें ये पता लगा कि ये करेक्टराइजेशन है हमारे हरियाणा के लोगों का भी, नेताओं का भी, तो हमें ये लगा कि नहीं, मुश्किलों से भी टकराना हरियाणा के लोग जानते हैं। तो वो जगह भी ज़रूर किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे समाज में आज बहुत सारी ऐसी बाधाएं हैं जिनको आसान आसान रास्तों पे चल के उन बाधाओं को पार नहीं किया जा सकता। थोड़े से जो मुश्किल जगहें हैं, जैसे हमने शुरू से ही लड़की भ्रूण हत्या का जो मामला था, हमने कहा कि भाई लड़कियों को गर्भ में ख़त्म करना आसान काम है, लेकिन किस वजह से आप करते हैं? क्योंकि आप दहेज की समस्या है, महिलाओं की सुरक्षा की समस्या है। तो हमें दहेज और महिलाओं की असुरक्षा के खिलाफ लड़ना चाहिए, बेटियों को गर्भ में मारने की बजाय। और वो मुश्किल रास्ता अपनाने को बहुत कम लोग सामने आते हैं। इसी तरह से जैसे दूसरे जो लोग हैं कि आप स्टेट पे खेल लिए, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे मैं पहली खिलाड़ी हूँ महिला हरियाणा की जो खेली और भीम अवार्डी बनी। तो किस साल में आपको भीम अवार्डी? मेरे को 1985 में जब शुरू हुआ भीम अवार्ड, पहला जो ग्रुप था उसी में मेरे को मिला था। मैं और गीता जुत्शी, हम दो पहली महिलाएं हैं। किस गेम में थे गीता? गीता जुत्शी एथलीट थी और मैं वॉलीबॉलर थी। तो आप नेशनल लेवल तक आप वॉलीबॉल खेले हैं? नहीं, मैं इंटरनेशनल लेवल तक। कहाँ कहाँ गए? हाँ, मैं 1980 में सियोल साउथ कोरिया में गई, तो एशिया में ब्रॉन्ज मेडल हमें मिला वहाँ पे। और एशिया में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं कॉन्टिनेंटल लेवल पे, फिर वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। तो 81 में मैक्सिको में वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने के लिए गई मैं। और एशिया में तो हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया था, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे हमारा मतलब काफ़ी पीछे थी हमारी टीम जो है। तो वॉलीबॉल में तो लंबे लंबे होते हैं और आपकी भी हाइट काफ़ी, ये भी एक कारण है वॉलीबॉल में, क्योंकि कूदना बहुत पड़ता है। हाँ हाँ, उसमें हाइट का बहुत एडवांटेज है वॉलीबॉल के अंदर। और एक मैं लेफ्ट हैंडर हूँ। अच्छा। हाँ, वॉलीबॉल खेलती हूँ तो मैं लेफ्ट हैंड से खेलती हूँ। लामणी करनी हो खेत में तो मैं राइट से करती हूँ। हाँ, दोनों हाथ मेरे बराबर चलते हैं। तो लेफ्ट हैंडर का भी एडवांटेज होता है वॉलीबॉल के अंदर। तो फिर खेल छूट गया पीछे? जैसे फिर नौकरी लगी मेरी यहाँ पे एमडी यूनिवर्सिटी में, मैं डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी। और उसके साथ मैंने कोशिश करी कि मैंने डिप्टी डायरेक्टर की नौकरी छोड़ दी। मैंने कहा कि मैं तो खेल कूद में जाना चाहती हूँ, बच्चियों को खिलाना चाहती हूँ, लड़कियों को। तो वहाँ से मैं छोड़ के फिर किशोरी कॉलेज में आ गई, क्योंकि वहाँ से गांव की लड़कियाँ आती थी वहाँ पे, और नया ही शुरू हुआ था, सुविधाएं भी नहीं थी वहाँ पे। तो वहाँ पे रही मैं 2 साल तक। फिर जो है वहाँ पे भी मतलब जो सुविधाएं थी, ये लगता था कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं फिर वहाँ थोड़ा सा और भी ज़्यादा हम खेल कूद के लिए कर सकते हैं। तो फिर मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में वहाँ पे आई, और यूनिवर्सिटी कॉलेज में मैंने 4-5 साल नौकरी करी। और हमने जो मिलके एक सेट जो बनाया वॉलीबॉल का ऐसे प्रयासों से,
तो एक बार नॉर्थ इंडिया में हमें ब्रॉन्ज मेडल मेरी टीम को मिला, महिला टीम कौन सी में। पोजीशन पे खेलते थे? मैं हरियाणा की तो बेस्ट स्मैशर थी, स्मैश गर्ल मुझे कहते थे। और जब मैंने बताया कि मैं लेफ्ट हैंडर थी, तो लेफ्ट हैंडर अगर लिफ्टर होता है तो वो हिट भी कर सकता है और रेस भी कर सकता है। तो आप नेट पे रहते थे? हाँ, तो फिर वहाँ पे मैं लिफ्टर थी इंडिया की टीम में। और उसका एडवांटेज ये हुआ कि हमारा चाइना के साथ एशियन 82 में दिल्ली में एशियाई खेल हुए थे। और वहाँ पे जब खेल रहे थे तो हम 0-0 पे हार रहे थे सारे सेट। तो मैं लेफ्ट हैंडर थी, तो मैंने एक मतलब बॉल लगाई लेफ्ट हैंड से, और सारे हरियाणा वाले बोले कि 0 पर हारा थी, कति इंडिया की टीम मारे हरियाणा की छोरी नहीं बचा दी, 0 तोड़ दी। हमें ये लगता है कि हमारा जो हरियाणा है, इसके जो लोग हैं वो बहुत मेहनती हैं, और वो कोई कर्म कांडों में उतना नहीं धसे हुए हैं दूसरे राज्यों के जितने हैं। और मतलब वो ना बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर उनको थोड़ा सा राजनीतिक नेतृत्व जो है वो अगर भरोसेमंद मिल जाए तो। अभी तक ज़्यादातर जो हो रहा है कि हरियाणा की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो नीतिगत निर्माण जो करने की जगह है, वहाँ पे आम तौर पे जो लोग हैं, मतलब वो ना वो नीति निर्माण नहीं करते, वो हरियाणा के लोगों की तरफ टुकड़े फेंकते हैं कि हाँ तुम बेरोजगार हो तुम ये ले लो, तुम महिला हो तुम ये ले लो, और तुम भाई मतलब दलित हो तो तुम चौपाल ले लो। मतलब वो इस तरह से ना उनको रिसीविंग एंड पे रखते हैं। Whereas हरियाणा बिलोंग्स टू दोज पीपल जो इसके लिए सुबह सबसे पहले उठ के खटने लगते हैं और रात को सबसे बाद में खाट पकड़े हैं, हरियाणा उनका है। तो उनके वेलफेयर, चाहे उसमें मजदूर हैं, चाहे उसमें किसान हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे युवा हैं, कर्मचारी हैं, तो उनको सामने रखते हुए उनकी विकास की ज़रूरतों को केंद्र में रखते हुए नीतियां बनाना कि ये पूरा सेक्शन जो है ये इस रास्ते से आगे जा सकता है। जी। तो वो विज़न जो है वो हमें लगता है कि हरियाणा की राजनीति में लैकिंग है। राजनीति की वजह, राजनीति में क्या चल रहा था वो आपके कुछ याद तो हो? देवीलाल, बंसीलाल, मन नहीं किया कि भाई चलो ज्वाइन कर लेते हैं? हाँ, देखिए हम जो बिल्कुल जो पार्टी हमारी CPM है, हम यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए छात्रों की राजनीति करते हुए हमें ये लगा कि जो समाज के विकास का जो मॉडल हमारे देश के लिए जो चाहिए, हमारे हरियाणा के लिए जो चाहिए, वो एक समाजवादी मॉडल चाहिए पूंजीवादी की बजाय। तो हमें ये लगा कि जब हम इस चीज़ को जान चुके हैं कि हमारे जनता, हमारे हरियाणा, हमारे देश के विकास के लिए समाजवादी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो व्यापक जनता के हिस्सों की भलाई कर सकता है, तो फिर कभी मन नहीं माना कि लोगों के साथ गद्दारी करें और कुर्सी के लिए इस पार्टी में जाऊँ उस पार्टी में जाऊँ और मतलब अपना स्वार्थ देखें, निजी स्वार्थ, उसका मन नहीं मानता। जी, मैं अब मेन मुद्दे पे आता हूँ। रोहतक विधानसभा में आप पहले भी मेयर का अनसक्सेसफुली एक चुनाव लड़ चुके हैं। अब असेंबली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सही तरीके से तो विधानसभा चुनाव ही होते हैं, तो आप लेफ़्ट पार्टीज़ की प्रत्याशी हो सकती हैं। अभी हम फाइनल नहीं करेंगे जब तक ऑफिशियल वर्ड ना आ जाए। तो लोगों के सामने है कांग्रेस बीजेपी, लगभग दिमाग में तो कांग्रेस या बीजेपी। अभी कांग्रेस के विधायक हैं, पहले बीजेपी के विधायक थे, उससे पे कभी मंगल सेन का दौर था, फिर सेठ किशन दास थे, सुभाष बत्रा भी रहे, बीबी बत्रा, मनीष ग्रोवर। तो लीग से हट करके जगमती सांगवान को क्यों वोट दें आप? उनकी शायद कास्ट से भी नहीं आते, शायद, मुझे नहीं पता आपकी कास्ट क्या है, उनकी कास्ट से भी नहीं आते हो, और पता नहीं आपको क्यों वोट दें। देखिए हम ये समझते हैं कि जो हरियाणा के लोग हैं, हम भी 40 साल से करीब मतलब राजनीतिक और सामाजिक काम कर रहे हैं, और उन्होंने अपने अनुभव से देखा है कि हमने कभी भी निजी स्वार्थों के लिए किसी तरह के कोई समझौते नहीं किए, या जात के नाम पे या धर्म के नाम पे या कोई पैसा और सत्ता हासिल करने के लिए। और असल में हरियाणा के विकास के सामने जो बाधाएं खड़ी हैं
उनको ऐसे ही नेतृत्व की ज़रूरत है कि जो हरियाणा के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और जो ऐश आराम से भाई अपनी हर शहर में कोठी हैं हरियाणा के राजनेताओं की। कोई ऐसा शहर नहीं बच रहा। और जब पाछत जब बात करा हमारे बाण भाई तो न्यू कोई ये लीडर जितने हैं ना हरियाणा में इतने सारे गार्डन जोगे हैं। और जब वो सामी आओ तब बेचारे फिर उन बर्फी खुआन लाग जाए, दूध प्यान लाग जाए। तो ऐसी चीज़ों से ना हमें छुटकारा पाना चाहिए। तो मैडम ने जो है बड़ा तरीके से अपनी बात रखी कि आपको लीग से हटकर वोट क्यों करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमें इस बार सोचना चाहिए। तो मैडम आपने हमें समय दिया और आपने अपने कुछ डिटेल्ड भी पर्सनल लाइफ भी हमारे साथ शेयर की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हरियाणा फाइल्स के मंच पे मुझे मंच दिया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो बातचीत जो है वो रखवाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।